हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा टेट टीजीटी साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फूड। इससे पहले मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक जो है वो टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ, और उससे पहले हम फूड का भी एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे और विटामिन को पढ़ा था। तो आपको पता है, फूड की यूनिट में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इस सिलेबस को। तो इसमें से हम रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं, कॉम्पोनेंट्स पढ़ चुके हैं। आज हम कवर करेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, crop production and its management, improvement in crop yield and management, and crop protection management. Improvement in food resource का जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके अंदर आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो हमारी बॉडी की अच्छी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की सही से ग्रोथ हो पाए, हमारी हेल्थ एकदम मेंटेन रह पाए, उसके लिए खाना और ये सारा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, खाना हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो यानी कि हमें अपना खाना किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है, यानी कि खेतों से मिलता है, और एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को रेयर किया जाता है ताकि उसे ह्यूमंस कंज्यूम कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जैसे ही आप अपने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, यानी कि वीट और राइस का प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन बुलाते हैं। तो आपको पता है, एक बार है ना, इंडिया में खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, और इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था? खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने क्या किया, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बुलाते हैं इंडिया में, 1965 और 1968 में उन्होंने क्या स्टार्ट किया? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। यानी कि उन्होंने ऐसी वेराइटीज इंट्रोड्यूस की जिससे व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है, जब वो अपने फूड प्रोडक्शन के ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब आप अपने फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हो। व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब आप एक्वा कल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो। तो यहाँ पर सिर्फ फिशेस की बात नहीं होती है, उसके अलावा अगर आप ऑयस्टर्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप ऐसी एक्वेटिक स्पीसीज का प्रोडक्शन कर रहे हो जिनसे आपको यूजफुल चीज़ें मिलती है, तो उसको हम क्या टर्म करते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन बुलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है इंडिया में? तो MS स्वामीनाथन है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, और ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है? उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, किसी भी नेशन को हम फूड सिक्योर तब बुलाते हैं जब लोगों के पास खाने के लिए फूड की अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, यूटिलाइजेशन हो। यानी कि हमारे जो फूड सिक्योरिटी है उसके 4 पिलर्स है टोटल। यानी कि आपका जो खाना है वो 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए, लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। यानी कि सोचिए, आपके कंट्री में ना बहुत सारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर आपको कभी फूड ग्रेन मिलता ही नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। उसके अलावा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, लोग उसको उस प्राइस रेंज के बीच में हो कि लोग उसे खरीद पाए, क्योंकि जिस चीज को आप खरीद ही नहीं सकते वो आपके अगर अफोर्डेबिलिटी लिस्ट में ही नहीं आता है, तो उसके होने नहीं होने का क्या ही फायदा है। उसके बाद है उसको आपकी बॉडी और आप अच्छे से इस्तेमाल कर सको, यूटिलाइज कर सको। ठीक है। उसके बाद आता है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो आपको पता है, हमारी बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐसी क्रॉप्स जो आपको क्या प्रोवाइड करती है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, जिससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अपने सारे काम करने के लिए आपको जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। तो जो हमारा वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है और सोरगम है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? दालें, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे कि आपकी जितनी भी दालें हैं, चाहे चने की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, मटर है, ये सब कुछ किस चीज में रिच होते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी क्रॉप आपको क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ऑयल सीड्स। ठीक है। तो ऐसे बीज जिनसे हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। तो चाहे सोयाबीन हो, ग्राउंडनट हो, सेसमे हो, कैस्टर हो, मस्टर्ड हो, लिंसीड हो, सनफ्लावर हो। ठीक है। सूरजमुखी का भी तेल निकलता है, सेसमे सीड होता है। तो इन सबसे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। नेसेसरी फैट प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये। उसके बाद हमारे जो वेजिटेबल है, मसाले हैं, फ्रूट है, वो सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत सारे विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करते हैं, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ये हमें थोड़ा बहुत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी देते हैं, लेकिन मोस्टली इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद है ना, बहुत सारी ऐसी फसल होती है जिनको हम इसलिए उगाते हैं क्योंकि हमारे जानवर उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, और चारे को हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? फॉडर बुलाते हैं।
ठीक है। तो जो हमारी बरसीम है, ओट है, सूडान ग्रास है, इनको हम किस लिए उगाते हैं? ताकि हमारे जो गाय भैंसे हैं वो इसे चारे के रूप में खा सके। उसके बाद है ना, आपको पता है हमारी जितनी भी टाइप की क्रॉप होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन चाहिए होती है। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को धूप ज़्यादा चाहिए, किसी को गर्मी चाहिए, किसी को सर्दी चाहिए। देखो एप्पल को उगने के लिए क्या चाहिए? बहुत ठंडा मौसम चाहिए, ठीक है। लेकिन खजूर को उगने के लिए क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। तो हमारी जो डिफरेंट क्रॉप होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की, फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बाद होता है फोटो पीरियड। वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो फोटो पीरियड का मतलब होता है आपके प्लांट को कितनी ड्यूरेशन की सनलाइट चाहिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए कितनी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बुलाते हैं फोटो पीरियड। देखो कुछ प्लांट्स को आप देखोगे ना, उनको अगर 6 से 8 घंटे की धूप मिल रही है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। कुछ प्लांट होते हैं जिनको 12 से 14 घंटे की धूप चाहिए। कुछ प्लांट होते हैं जिनको बहुत कम घंटे ही धूप चाहिए पर फिर भी वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फोटो पीरियड बुलाते हैं इसको हम। उसके बाद आते हैं हमारे डिफरेंट क्रॉप सीजन। तो हमारे क्रॉप के 3 मेजर सीजन होते हैं जो हमें पढ़ना है। एक है खरीफ सीजन, एक है रबी सीजन और एक है ज़ैद क्रॉप सीजन, ठीक है। तो खरीफ सीजन कब से स्टार्ट होता है? जैसे ही जून का महीना आता है, यानी कि हमारा मॉनसून आ जाता है, उसी के साथ शुरू हो जाता है हमारा खरीफ सीजन। तो जून टू अक्टूबर क्या चलता है? हमारा खरीफ सीजन चलता है। और इसमें हम क्या क्या उगाते हैं? चावल उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, हमारी जो पिजन पी है, हमारी जो मक्का है, कॉटन है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ये सारी कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। आपसे एग्जाम में है ना ये पूछा जाता है कि चावल कैसी फसल है, खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैडी होता है, चावल होता है, वो खरीफ की फसल है। उसके बाद आता है रबी का सीजन। नवंबर टू अप्रैल जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रबी की क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि जितनी भी आपके गेहूं है, आपकी जो ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसिड है, ये सब कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। उसके बाद है ना हमारा एक छोटा सा समर सीजन आता है जो रबी और खरीफ के बीच में आता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? ज़ैद सीजन बुलाते हैं। तो मार्च टू जून के बीच में जितनी भी हम सब्जियां उगा रहे होते हैं, वाटरमेलन है, वेजिटेबल्स है, कुकुम्बर है, मस्क मेलन है, ऐसे जो सारे के सारे हम सब्जियों के पौधे ज्यादातर उगाते हैं वो किस में उगाते हैं? अपने ज़ैद क्रॉप सीजन में उगाते हैं। तो तीनों सीजन आपको मालूम होना चाहिए, कौन सा सीजन कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और हमारी गेहूं की फसल कौन सी फसल है? रबी की फसल है। चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है। और हमारी जो सारी सब्जियां है ज्यादातर वो कौन से सीजन में होती है? ज़ैद सीजन में होती है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमें 3 तरीके से अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करना है। एक है क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना, एक है क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना और एक है क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बचाना। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो हम क्या करते हैं? ऐसी वैरायटीज को चुनते हैं, ऐसी क्रॉप की वैरायटी को चुनते हैं जिससे है ना हमें यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक मिल सके। यानी कि उनके अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? कम से कम बीमारियां लगे हमारे पौधों में, कम से कम उन्हें फर्टिलाइजर देना पड़े, पानी की क्वांटिटी जो है वो कम रहे। तो ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जब हम अपनी क्रॉप के अंदर चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप की वैरायटी को हम इंप्रूव कर रहे हैं। अब क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब आप जेनेटिकली डिसिमिलर, एक दूसरे से जो बहुत अलग पौधे हैं ना, उनको जब आप आपस में क्रॉसिंग कराते हो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये जो क्रॉसिंग है ये वेराइटीज के बीच में हो सकते हैं जिसको हम इंटर वेराइटल बोलेंगे, दो स्पीसीज के बीच में हो सकती है इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे, और दो डिफरेंट जेनेरा के बीच में हो सकती है इंटर जेनेरिक बोलेंगे। जब हम दो डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट्स की आपस में क्रॉसिंग कराते हैं ताकि उनके जो बेस्ट कैरेक्टर्स है वो हमको मिल सके, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो देखो जब है ना हमें कोई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, सोचो मुझे है ना गाजर में ऐसा चाहिए कि इसके अंदर है ना विटामिन ए की क्वांटिटी और भी अच्छी इंप्रूव हो जाए, तो वो विटामिन ए की जीन को जब मैं उस गाजर के अंदर इंसर्ट कर दूंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है इनको हम है ना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के लिए जीन इनके अंदर इंसर्ट करते हैं। एक होता है हायर ईल्ड के लिए, यानी कि मेरे को है ना प्रोडक्टिविटी बहुत हाई चाहिए, मुझे चाहिए कि 1 एकड़ में जब मैं कोई फसल लगाऊं तो उसके अंदर है ना बहुत ही बम्पर क्रॉप्स मेरे को मिले, बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन हो, उसको बेच के मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो। तो हायर ईल्ड के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इंप्रूव्ड क्वालिटी के लिए, यानी कि है ना मैं चाहती हूँ कि जो मेरे वीट की क्वालिटी है, जो मेरी दालों की प्रोटीन क्वालिटी है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। यानी कि अगर मैंने सरसों उगाई है, सरसों के अंदर से है ना और भी ज्यादा तेल का प्रोडक्शन हो,
ठीक है, उसके अंदर से तेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकले। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने गेहूं उगाया है तो वो गेहूं की जो बेकिंग क्वालिटी है, पकने की क्वालिटी, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। जो मैंने दालें उगाई है उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंप्रूव्ड क्वालिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट। तो देखो हमारी क्रॉप को जब हम उगाते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। उनमें से कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे कि उनके अंदर कोई बीमारी लग गई, किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, किसी नीमाटोड ने अटैक कर दिया, ये सब फैक्टर्स क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है। उसके बाद आते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स। सोचो उस जगह पे है ना सूखा पड़ गया, बहुत कम पानी रह गया, बहुत ज्यादा वहां पे जो जमीन है वो बहुत ज्यादा रेतीली है, उसके अलावा बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, तो ये सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, ए बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। अब अपनी क्रॉप को है ना बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर से बचाना चाहते हैं, इन स्ट्रेस से बचाना चाहते हैं, तो हम ऐसी वेराइटीज जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं जो इन सारे स्ट्रेस को बहुत अच्छे से रेजिस्ट कर पाए। यानी कि अगर गेहूं है, आपने देखा है गेहूं को उगने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर एक ऐसी जीन इंसर्ट कर दी कि वो राजस्थान के रेतीली जमीन में भी उग पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मैंने उसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद होता है मेच्योरिटी ड्यूरेशन के अंदर चेंज लाना। तो आपको पता है किसान को है ना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक इंतजार करना पड़ता है, तभी वो अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन सोचो ऐसी वेराइटीज हमने इंट्रोड्यूस कर दी, साइंटिस्ट ऐसी वेराइटीज लेके आए जो पहले 9 महीने में तैयार होती थी, अब उसे 6 महीने में ही तैयार हो जाती है फसल। ठीक है, तो शॉर्टर ड्यूरेशन जो होते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। फार्मर को जो इतना इंतजार करना पड़ता था, जो उसको इतने दिन तक पानी देना पड़ता था, रखवाली करनी पड़ती थी, वो सब कुछ क्या होगा, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें ऐसी क्रॉप मिले जिनकी मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाए, ताकि बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। उसके बाद होता है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। तो जब हम ऐसी क्रॉप को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट फैक्टर्स में ग्रो करे। जैसे कि आपने देखा होगा सेब जो है ना अभी ऐसी जगहों पर उगता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन सोचो साइंटिस्ट ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस कर दे जो जहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती, गर्मी होती है, वहां पर भी वो क्रॉप ग्रो करने लग जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइडर अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी आराम से वो क्रॉप जो है वो उग जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइडर अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद होता है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जो आपकी चारे वाली फसल है, फॉडर क्रॉप है, उसके अंदर आप कैसी कैरेक्टरिस्टिक चाहोगे, एक तो वो लंबी हो, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर ब्रांचेस हो, जितना ज्यादा चारा मिलेगा उतना ही ज्यादा हमारा एनिमल खुश रहेगा ना। तो उसके अलावा जो हमारे सीरियल्स होते हैं उसमें हम क्या चाहते हैं कि हमारे सीरियल्स की जो हाइट है, हमारे चावल और गेहूं की जो हाइट है वो थोड़ी कमी रहे, क्योंकि जब बहुत लंबे हमारे सीरियल्स हुआ करते थे, एक तो वो लेट जाते थे, बहुत तेज हवा चली और वो आराम से लेट गए, बहुत ज्यादा ग्रेन की वेस्टेज हो जाती थी। ठीक है, उसके अलावा जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे सीरियल्स की जो हाइट है वो ड्वार्फनेस में रहे, छोटी रहे, ताकि लेस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल हो और उसको मैनेज करना भी हमारे लिए आसान हो। इसको हम क्या बोलते हैं, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, ये तो था क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, अब है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको पता है हम है ना जब भी किसान खेती करता है तो मैक्सिमम किसान अगर आप इंडिया में देखोगे ना वो बहुत ही छोटे किसान हैं। ठीक है, उनके पास है ना 2 एकड़ से भी कम की जमीन है, तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है। तो हमेशा एक किसान क्या चाहता है कि आप कोई भी जो काम करो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कम से कम आपको कॉस्ट लगानी पड़े। ठीक है, पैसा आपको बहुत कम लगाना पड़े। तो आपको पता है जब भी हम कोई फसल उगाते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फसल को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि 16 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एयर से हमें क्या मिल जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आ जाता है, पानी से आ जाता है। उसके बाद है ना 13 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल के थ्रू लेता है। ठीक है, उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उनको बुलाते हैं जो हमारे प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, यानी कि इनको है ना आपको अपने फसलों को ज्यादा देना पड़ता है, बड़ी क्वांटिटी में ये चाहिए होते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे 6 न्यूट्रिएंट, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो ये 6 हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये हमारे प्लांट को किस क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। फिर आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे प्लांट को किस क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। इसके अंदर आते हैं हमारे 7 न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा जो आयरन है, मैंगनीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, मोब्लिडिन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपसे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट पूछा जाता है, वो 16 होते हैं। 16 में से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं 7, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे 6। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मैन्योर। तो आपको पता है आप
अगर ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल कर रहे हो अपने खेतों में, अगर आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर डालोगे, लेकिन उससे है ना सॉइल को न्यूट्रिएंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है। अब हम मैन्योर को बनाते कैसे हैं? हमारे घर से जितना भी किचन वेस्ट निकलता है, हमारे एनिमल का जितना भी गोबर होता है, जब उसको हम एक जगह पे डालते रहते हैं तो धीरे धीरे उसको है ना वो डिकम्पोज होता रहता है और किस में कन्वर्ट होता रहता है? मैन्योर में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन देखो मैन्योर हमारी सॉइल के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैन्योर होता है वो स्लोली न्यूट्रिएंट को सॉइल के अंदर रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। और अगर आपकी मिट्टी है ना बहुत ही चिकनी मिट्टी है, क्ले मिट्टी है, उसके अंदर अगर आप है ना मैन्योर को मिलाओगे तो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता रहता है, उसकी जो ड्रेनेज है वो बेटर होती रहती है, और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है यानी कि पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। आपको पता है जब क्ले मिट्टी में आप पानी डालते हो ना तो बहुत देर तक है ना वो खड़ा रहता है, पानी उसी में खड़ा रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, खाद के है ना कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जैसे फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है और उससे कोई भी नुकसान आपके सॉइल को नहीं पहुंचता है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है उससे। तो हमारा जो खाद होता है वो डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड है, 3 टाइप होते हैं हमारे खाद के। एक होता है कंपोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट और एक होता है ग्रीन मैन्योर। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कंपोस्ट। तो बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं वो आजकल कंपोस्टिंग करते भी हैं। तो आपको क्या करना है, आपके घर से जितने भी सब्जी के छिलके निकल रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट निकल रहा है, किचन वेस्ट निकल रहा है, उस सबको आपने, जैसे कि सोचिए अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको क्या करना है, एक मटका आपने लिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी आपने डाली, उसके बाद आपने सारे के सारे छिलके उसमें डाल दिए, और धीरे धीरे जितना भी आपके घर का वेजिटेबल वेस्ट है, आपके एनिमल्स का वेस्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उस सबको अगर आप धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दबा के रखोगे तो कुछ महीनों बाद जब आप उसको देखोगे ना, 1-1.5 महीने बाद जब आप उसको देखोगे तो वो एक बहुत ही अच्छे खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कंपोस्ट बुलाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आपने एक पूरा का पूरा गड्ढा खोदा था उसके अंदर आपने इस सबको डाला था, शहरों में हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, घड़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, घड़े के अंदर हम डाल के उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कंपोस्टिंग बुलाते हैं। तो आपका जो कंपोस्ट होता है ये ऑर्गेनिक मैटर में और न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है। दूसरा क्या होता है, इससे देखो आपका वेस्ट भी रिड्यूस हो रहा है, आपके घर से निकलने वाला वो कूड़े में आप उसको डायरेक्टली फेंक देते, लेकिन अब वो आपके काम आ रहा है, आपकी जो कॉस्ट है वो भी घट रही है, वेस्ट जो है वो भी घट रहा है। ठीक है, ये तो होता है कंपोस्टिंग मेथड। खेतों में इसको लोग बड़े क्वांटिटी पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और वहीं पर उसको डाल देते हैं, उसको सड़ने देते हैं, 1-2 महीने उसको सड़ने देते हैं, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो ये भी क्या है, हम इसमें भी है ना कंपोस्टिंग वाला सब कुछ सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे है ना हम चाहते हैं बहुत ही जल्दी से ये प्रोसेस हो जाए। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के रेड वॉर्म्स, लाल कलर के जो वॉर्म्स है इनका हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाए। और इससे ये जो हमारे अर्थ वॉर्म ने जब हमारे वेजिटेबल वेस्ट को डिग्रेड किया है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा है, तो ये वाला खाद क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट बुलाता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट में फर्क क्या होता है, तो फर्क ये होता है कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर है ना हम पर्पसली रेड वर्म्स को ऐड करते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो वर्म्स है वो हमारी हेल्प करे हमारे जो डिकम्पोजिशन है उसको फास्ट करने में। ठीक है, तो ये जो खाद होती है शहरों में लोग प्लांट्स में डालने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खेतों में भी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद होती है। क्या बोलते हैं हम इसको, वर्मी कंपोस्ट बुलाते हैं। फ़र्क क्या होता है कि वहाँ पर हमने कोई अलग से वॉर्म्स ऐड नहीं किए थे, यहाँ पे हम रेड वॉर्म्स ऐड करते हैं ताकि हमारा जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, और देखो इतना सुंदर सा ब्लैक कलर का बहुत ही अच्छा मैन्योर बनता है इससे। उसके बाद आता है हमारा ग्रीन मैन्योर। तो मोस्टली लोगों को है ना कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट तो फिर भी मालूम होता है, ग्रीन मैन्योर लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है। तो हमारी है ना कुछ ऐसी फसल होती है जिनके अंदर है ना न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं, जैसे कि हमारी ग्वार की फसल है, सन हेम्प की फसल है। तो लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में उन्होंने ग्वार की फसल लगा ली, सन हेम्प की फसल लगा ली, फिर उसको है ना सीधा सीधा उसके ऊपर से क्या कर देते हैं, उसको प्लग कर देते हैं। यानी कि ये है ना धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे सन हेम्प के पेड़ खड़े हुए हैं, और उसके ऊपर से उन्होंने क्या कर दिया, एक मशीन को चला रहा है जिससे ये सारा का सारा जो आपका ग्रीन प्लांट है किसमें मिलते जा रहा है, जमीन में मिलते जा रहा है। इसको प्लगिंग के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जमीन में मिला दे रहे हैं। धीरे धीरे यहीं पे मल्च हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके की खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली ऐसे सड़ने वड़ने का वेट नहीं किया, डायरेक्टली हमने ग्रीन को ही डायरेक्टली सॉइल में मिक्स कर दिया, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ग्रीन मैन्योर रखा गया है। ये आपके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का लेवल बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होता है बहुत ज़्यादा
प्रेजेंट होता है, अब वो किस में मिल जाएगा, आपकी सॉइल में मिल जाएगा, और इसको हम क्या बुलाते हैं, ग्रीन मैन्योर बुलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स। तो आपको पता है किसानों को बहुत ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कहाँ पर बने होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बने होते हैं। और फर्टिलाइजर क्या है, कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड करते हैं, आपके प्लांट को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। ये आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्टिलाइजर के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपको हाइल्ड तो देते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो क्रॉप है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, पर क्वांटिटी तो आपको अच्छी मिलेगी लेकिन क्वालिटी खराब हो जाती है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप फर्टिलाइजर्स के अंदर है ना इरिगेशन कर देते हो तो वो अच्छे से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाए थे क्योंकि आपने इतना सारा खाद डाल दिया था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपके वाटर पोल्यूशन में हेल्प करते हैं, सॉइल पोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो फर्टिलाइजर किस चीज में प्रॉब्लम करता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को विद टाइम घटाता चला जाता है। मैन्योर ये नुकसान कभी नहीं करेगा, वो है ना स्लोली स्लोली रिलीज करता है न्यूट्रिएंट को आपकी सॉइल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी क्वालिटी को खराब नहीं करता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करते हैं, उसको खराब करते रहते हैं। वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, आपके अर्थवॉर्म्स रह रहे थे, जो आपके सॉइल के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा करते हैं, उनको ये मार देते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आप देखेंगे आज तो आपके जो खेत है वो आपको बम्पर प्रोडक्शन दे रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि वो जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं बचती है। तो आपको मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि आप मैन्योर का इस्तेमाल करें, आप ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। फर्टिलाइजर का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी आजकल जो बढ़ती जा रही है वो इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उस सब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आती है, अब ये सारी प्रॉब्लम जो हमें आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए आजकल हमारी गवर्नमेंट किस पे फोकस को शिफ्ट कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी फार्मिंग जहां पर या तो आप केमिकल्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर का, हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड का, इनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर अगर आप इनको इस्तेमाल भी करेंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, ना के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर आप मैक्सिमम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे, आपके खेतों से निकलने वाला जो फार्म वेस्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है। तो आपको पता है जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बुलाते हैं, वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करती है, तो उसको हम फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसके अलावा आपके जितने भी ग्रेन्स है उनको जब आप डिफरेंट टाइप के पेस्ट से, अटैक से बचाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर है ना नीम की पत्तियां। अगर आप गांव में देखोगे ना, जब लोग अपना अनाज स्टोर करते हैं ना तो बीच बीच में वो क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी नीम की पत्तियां मिक्स कर देते हैं, हल्दी मिक्स कर देते हैं, ताकि वो उन्हें किससे बचाती रहे, बायो पेस्टिसाइड का काम करते हैं, कोई भी पेस्ट के अटैक से उनकी बचाने में मदद करती है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं। यानी कि सोचो अगर आपने अपनी जमीन पे एक बार गेहूं उगाया, फिर से आपने गेहूं उगाया, फिर से गेहूं उगाया, तो आपकी सॉइल के अंदर है ना वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट गायब हो जाएंगे जो बार बार वीट को देने के लिए खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सोचो एक बार आपने वीट लगाया, दूसरी बार वहां पे दाल लगा दीजिए। तो आप जब ये क्रॉप रोटेशन करते रहते हो, मिक्स क्रॉपिंग करते रहते हो, तो आपकी जो सॉइल है वो रिप्लेनिश होती रहती है, उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो खराब नहीं होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आजकल हमारा फोकस जो है वो जा रहा है, और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जितने भी क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको हम किस तरीके से करें कि कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ना कोई वाटर पोल्यूशन हो, ना कोई सॉइल पोल्यूशन हो, और ना ही हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम हो। उसके बाद आता है इरिगेशन। तो आपको पता है इंडियन एग्रीकल्चर जो मोस्टली है ना वो किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे डिपेंड करता है। अगर इंडिया में मानसून खराब हो जाता है तो क्या होता है, हमारे इरिगेशन और क्रॉप भी जो है बहुत ज़्यादा फेलियर देखने को मिलता है, आपको क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है। हमारे पास है ना सिंचाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जाओगे ना तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है खेतों को इरिगेट करने के लिए। बहुत सारी जगह पे क्या किया जाता है, केनाल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपकी रिवर से जो छोटी छोटी केनाल्स जारी होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है आपके खेतों की सिंचाई करने के लिए। उसके अलावा रिवर लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो रिवर जारी होती है आसपास से और उनके जो खेत होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पाइप लगा के अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। उसके अलावा टैंक्स देखने को मिलते हैं। टैंक्स का मतलब होता है आपने ना सारा का सारा पानी, जो बारिश का पानी आया, जो भी एक्स्ट्रा पानी आया, उसको स्टोर कर लिया और बाद में अपने खेतों की सिंचाई के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब आप बारिश के पानी को स्टोर करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं ताकि क्या हो सके, जो आपका रेन वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा बह के ना चला जाए और वो क्या करे, आपकी मिट्टी को इरोड ना कर दे। तो चेक डैम्स का मतलब क्या होता है, सोचो एक जगह पे है ना बहुत स्पीड से पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, अगर आप है ना वहां पे रास्ते में, उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर लगा दोगे
तो वो पानी बह के नहीं जाएगा, और जाएगा तो स्लो स्लो स्पीड से जाएगा, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, चेक डैम्स बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न। तो आप है ना डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स को पढ़ते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा क्रॉप आपने साइमल्टेनियसली है ना एक ही फील्ड पे लगा दी। जैसे कि आपने सोचो गेहूं के साथ आपने ग्राम की सब्जी लगा दी है, गेहूं के साथ आपने सरसों बो दी है, तो आप है ना कभी भी देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ है ना एक दो फसल को मिक्स करके लगा देते हैं। इस वाले ये कब मदद करता है, सोचो आपने दो फसल लगाई, उनमें से एक फसल में ना कीड़ा लग गया, तो आपकी दूसरी फसल से आपकी कोई ना कोई तो कमाई हो जाएगी ना, आप बिल्कुल टोटल लॉस में नहीं रहेंगे। सोचो आपने गेहूं लगा दिए थे, पूरे के पूरे फील्ड में गेहूं लगा दिए, और उस साल गेहूं में कोई कीड़ा लग गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। एज अ फार्मर आपको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक साथ है ना एक ही खेत में साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा क्रॉप को लगा लेते हैं। तो अगर उनकी एक क्रॉप में फेलियर भी देखने को मिल जाए तो दूसरी क्रॉप से उनको कोई ना कोई इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक फसल ऊपर लगी हुई है, नीचे कोई सब्जी वाली उन्होंने फसल लगा दी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना कोई अलग से नहीं लेयर्स नहीं बना रखी है, यहाँ पे आपकी एक सब्जी ऊपर आपका एक मक्के का पौधा लगा हुआ है, नीचे आपकी सब्जी की बेल लगी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे भी हमें ना दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हैं, सेम फील्ड में लगा रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे है ना कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया है, यानी कि हमने है ना मिक्स किए थे, बीज को मिक्स किया और खेतों में डाल दिया और सब जगह सब उग गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रो बनाई जाती है। यहाँ पर ये देखो, पहले हमने ना मक्का लगाया, फिर पिजन पी लगाया, फिर मक्का लगाया, फिर पिजन पी लगाया, फिर मक्का लगाया, फिर पिजन पी लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे है ना डिफरेंट डिफरेंट रो है, यानी कि पहले पिजन पी की कुछ रो है, फिर मेज की कुछ रो है, फिर पिजन पी की रो है, फिर मेज की रो है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, बीजों को मिक्स किया होता है और एक साथ डाल दिया। ठीक है, और सब एक साथ ही ग्रो कर रहे हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग में ये डिफरेंस होता है, और मैंने यहाँ पर डायग्राम इसीलिए लगाया कि आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाए। अब इंटरक्रॉपिंग करने के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक साथ है ना दो क्रॉप लगा रहे हो, तो इनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों को फॉस्फोरस चाहिए, आपकी जमीन के अंदर फॉस्फोरस बचेगा ही नहीं। ठीक है, ताकि आपके न्यूट्रिएंट का ज्यादा से ज्यादा बेटर इस्तेमाल हो सके, इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा ऐसी दो क्रॉप इस्तेमाल करनी है जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जब आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं ना तो बीमारियां इतनी ज्यादा नहीं फैलती है, वो क्या करती है, एक दूसरे को पेस्ट से बचाती है। ठीक है, उसके अलावा होता है क्रॉप रोटेशन। का मतलब क्या होता है, तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है जब आप है ना एक ही लैंड पे अलग अलग टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो करोगे ना, ये आपने प्री प्लान सक्सेशन कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। अब क्रॉप रोटेशन का एग्जांपल ध्यान से समझिए। सोचो एक लैंड है आपके पास, उस पर आपने अभी चावल उगाया, जैसे आप चावल काटोगे आप उस पर गन्ना उगाओगे, फिर आप जब गन्ना काटोगे फिर आप उस पर गेहूं उगाओगे, फिर आप उस पर चावल उगाओगे, फिर गन्ना उगाओगे, फिर गेहूं उगाओगे। ये जो पूरा का पूरा आपका साइकिल है ना, पहले से डिसाइडेड है कि हम इस पे इसको काटेंगे तो ये लगाएंगे, इसको काटेंगे तो ये लगाएंगे। ये जो पूरा प्री प्लान सक्सेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप को आप बदल बदल के लगा रहे हो। उसके बाद हमारा थर्ड आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो आपको पता है जब हमारे कोई भी क्रॉप हम लगाते हैं उसके साथ है ना बहुत सारे अनवांटेड प्लांट अपने आप वहां पर ग्रो हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। जितने भी अनवांटेड प्लांट होते हैं जिसको आपने उगाया नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो तीन यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए जिनको आपको याद रखना है। एक होता है जैंथियम, जिसको हिंदी में हम गोखरू बुलाते हैं, पार्थिनियम जिसे हिंदी में हम गाजर घास बुलाते हैं, और साइप्रस रोंडा जिसे हम मोथा बुलाते हैं। ये तीनों किसका काम करते हैं, वीड का काम करते हैं, यानी कि आपने उगाई तो थी वहां पे शुगर केन, साथ में ये भी उग गए। अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं, तो वीड जो है, जो भी पानी आप अपने पौधों को दोगे, जो भी खाद आप उनको दोगे, जितनी भी लाइट सनलाइट उन तक पहुंचनी है, उन सब के लिए ये कॉम्पीट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट्स के लिए हमने न्यूट्रिएंट दिया था उसको लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेजर क्रॉप है उसको लॉस होने लग जाता है, उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, उसके अलावा पेस्ट जो है वो हमारे प्लांट्स को तीन तरीके से अटैक करते हैं। एक तो क्या करते हैं, आपके प्लांट की जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसको कट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके प्लांट के अंदर से जो सेल सैप निकल रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट से जो सेल सैप निकल रहा है उसको सक कर लेते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, आपके जो प्लांट की स्टेम है उसके जो फ्रूट आ रहे हैं उनके अंदर बोर कर देते हैं, यानी कि पूरा आपने देखा कभी कभी आपने कोई फ्रूट तोड़ा, फिर आपने देखा रहे इस पे तो पूरा कीड़े उसको खा गए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे इंसेक्ट और पेस्ट आपके प्लांट को अटैक करते हैं।
अब देखो प्लांट्स के अंदर भी है ना बहुत सारी बीमारियां होती है जो किसकी वजह से हो सकती है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, किसी फंजाई की वजह से हो सकती है, किसी वायरस की वजह से हो सकती है, जो किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, सॉइल के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है, वाटर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है और एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, अब जो ये जो सारे इंसेक्ट और डिजीज लग रहे हैं उनको कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड है। एक मेथड तो है कि आप पेस्ट से बचाना चाहते हो तो आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दो, हर्बिसाइड का स्प्रे कर दो, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दो, फंजीसाइड का स्प्रे कर दो। अगर आप ये सारे स्प्रे कर दोगे, अगर आपने फंजीसाइड स्प्रे कर दिया तो कोई फंजाई ग्रो नहीं कर पाएगी, अगर आपने पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया तो कोई पेस्टिसाइड जो आपके पेस्ट है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हो तो ये है ना बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करते हैं ये। तो आपको लिमिट में कॉज करना है। उसके अलावा क्या होता है, अगर आपकी सॉइल पे बहुत ज़्यादा आपने इंसेक्टिसाइड डाले हैं तो वो आपके लिए भी तो प्रॉब्लमेटिक होगा ना। आप कितना ही वॉश कर लोगे उसको, कितना भी वॉश कर लो फिर भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा ना। तो ह्यूमंस की हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद आते हैं वीड को कंट्रोल करने के। हमारे जो अनवांटेड प्लांट उग गए हैं हमारे पौधों के साथ, हमारी क्रॉप के साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट उग गए हैं उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मैकेनिकल रिमूवल, यानी कि आपने कोई खुरपी ली, दांती ली, उससे आपने क्या करना शुरू कर दिया, जितना भी घास उग गया उसको काटना शुरू कर दिया, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल रिमूवल। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने जो आपका सीड बेड है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, टाइम पे अपनी क्रॉप्स को बोइए, इंटर क्रॉपिंग करते रहिए, क्रॉप रोटेशन करते रहिए। ये सब किस में हेल्प करती है, आपकी वीड कंट्रोल में हेल्प करती है। उसके अलावा ऐसी वेराइटीज लगाइए जो रेजिस्टेंट हो। रेजिस्टेंट वेराइटीज का मतलब होता है जो अपने साथ वीड को उगने ही ना दे। उसके अलावा बार बार आप समर प्लगिंग करते रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्लगिंग करोगे जितने भी एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट है वो रिमूव होते रहेंगे। उसके बाद आता है आपका, आपने क्रॉप उगा ली, उसको काट लिया, अब जो वहाँ पर आपको ग्रेन्स मिले हैं, जो दाने मिले हैं, चाहे वो गेहूं के दाने हैं, चावल के दाने हैं, उनको आप अच्छे से स्टोर भी तो करोगे ना। तो बहुत सारे फैक्टर से आपको उसे बचाना होता है, बहुत सारे बाइटी फैक्टर, यानी कि उनमें गेहूं के दाने को उसमें इंसेक्ट्स लग सकते हैं, उसे चूहे खा सकते हैं, उस पर कोई फंजाई का अटैक हो सकता है, उस पर बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है। उसके अलावा अगर उस पर वो गीला रह गया तो मॉइस्चर और टेम्परेचर की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे जाले लग सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें ग्रो कर जाएंगी जो उसकी क्वालिटी को खराब कर देती है। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, बाइटिंग एंड ए बाइटिंग फैक्टर होते हैं, ये आपकी ग्रेन की क्वालिटी को भी खराब कर देते हैं, उसका वेट भी कम हो जाएगा। सोचो उस पर अगर कोई रेड सा कीड़ा होता है, आपने देखा है ना, तो वो क्या कर सकता है, पूरा का पूरा लग जाएगा तो पूरा खराब कर देता है। उसके अलावा आपका जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, कलर खराब हो जाता है। आपने देखा ना कभी कभी कोई फंजाई उस पर लग गई है, इतना खराब सा कलर हो जाएगा। तो पुअर मार्केबिलिटी हो जाती है। पुअर मार्केबिलिटी का मतलब होता है अगर आप एक गेहूं को बेचने गए और उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, वो देखने में इतना खराब से लग रहा है, कोई उसको नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आपका गेहूं का वेट एकदम अच्छा है, देखने में सुंदर है, तो उसको बेचना आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने ग्रेन्स को अच्छे से साफ करना है, उनको अच्छे से स्टोर करना है, सुखा के स्टोर करना है, और उनके अंदर आपको फ्यूमिगेशन करते रहना है ताकि कोई भी पेस्ट वहां पर ना रहे उसके अंदर। उसके बाद आता है, ये तो थी हमारी क्रॉप की बात, अब हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की बात। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक ब्रांच है, साइंटिफिक ब्रांच है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, हमारे जितने भी एनिमल लाइफ स्टॉक होते हैं उनके फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल को हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने जितनी भी एनिमल बेस्ड फार्मिंग है, यानी कि अगर आप गाय भैंसों को, शीप को, पोल्ट्री को, फिश को, इन सब को अगर रेयर कर रहे हो तो ये किसके अंदर आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच के अंदर आते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग को। तो कैटल फार्मिंग हम जो करते हैं वो हम दो पर्पस के लिए करते हैं, एक तो हमें दूध चाहिए, दूसरा हमारा खेतों का काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि टिलिंग का काम है, इरिगेशन का काम है, या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ढोना है, कार्टिंग करनी है, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, कैटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडियन कैटल जो है वो दो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करता है, एक होती है गाय की वेराइटी, एक होती है भैंस की वेराइटी। तो गाय का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस और भैंस का साइंटिफिक नेम है बॉस प्यूबेलिस। उसके बाद आते हैं मिल्क एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो आपको है ना मिल्क प्रदान करते हैं, दूध प्रदान करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं और मिल्क एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना वो कुछ अमाउंट तक, टू सम एक्सटेंट, किस पे डिपेंड करता है, लैक्टेशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जब मिल्क प्रोड्यूस करता है कोई भी एनिमल, जब वो क्या करता है, बच्चे को पैदा कर देता है, यानी कि काफ को पैदा कर देता है, बछड़े को पैदा कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही आप लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाओगे वैसे ही आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है कुछ हद तक। ठीक है, तो हमारे पास है ना कैटल की बहुत सारी वैरायटी है। कुछ वैरायटी है जो इंडियन है, लोकल ब्रीड है, जैसे कि रेड सिंधी और साहिवाल। तो ये क्या करती है, बहुत एक्सेलेंट रेजिस्टेंस दिखाती है डिजीज, यानी कि इनको है ना आसानी से कोई बीमारी नहीं लगती है। ठीक है, इन कैटल्स के अंदर कोई भी आपको बीमारी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। फिर आती है कुछ फॉरेन वैरायटी जिनको हम क्या बुलाते हैं, एक्सोटिक ब्रीड बुलाते हैं, फिर फॉरेन ब्रीड बुलाते हैं।
तो जो जर्सी है, ब्राउन स्विस है, जिनको हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इनका जो लैक्टेशन पीरियड है ना बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दूध बहुत अच्छा देती है, दूध की क्वांटिटी बहुत हाई होती है इनकी एज कम्पेयर टू हमारी लोकल ब्रीड, ठीक है। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, इनको बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है और यहाँ का वेदर भी इनको बहुत बार सूट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ड्रॉट एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जिनसे हम अपने खेतों का काम कराएंगे, लेबर का काम कराएंगे, उनको हम क्या बुलाते हैं, ड्रॉट एनिमल्स बुलाते हैं। तो आपके जो डेयरी एनिमल्स है उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो दो टाइप की होती है, एक होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और एक होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। तो डेली बेसिस पे जो उनकी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को चलाते रहने के लिए, हेल्दी लाइफ को चलाते रहने के लिए जो खाना हम उनको देते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बुलाते हैं। और जो दूध देने के टाइम पे, जब हमारी जो गाय है, भैंस है, अगर वो दूध दे रही है तो उस टाइम है ना हम उसको बहुत अच्छा खाना देते हैं ताकि वो और अच्छी क्वालिटी का दूध दे, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट बुलाते हैं। तो जो हमारा एनिमल का खाना होता है उसके अंदर है ना हम दो टाइप की चीजें खिलाते हैं, एक होता है रफेज और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। तो रफेज का मतलब होता है जिसके अंदर है ना क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी आपको है ना बहुत सारा चारा डालना पड़ेगा, फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होगा लेकिन इसके अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होते हैं। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, जैसे कि खली, गांव में है ना लोग खली खिलाते हैं अपनी भैंसों को, आटा खिलाते हैं, तो वो किसके के अंदर आता है, कॉन्सेंट्रेट के अंदर आता है। तो कॉन्सेंट्रेट का जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर फाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो तो लो होती है और प्रोटीन और न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। चारा देखो आप कितना टोकरा भर भर के डालते हो अपने एनिमल्स को, लेकिन उसको जो खली है वो आप कुछ ही मुट्ठी डालते हो, ठीक है। तो रफेज क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, उसके अंदर फाइबर ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्वांटिटी बहुत हाई होती है। कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, फाइबर में लो होता है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। जब हम अपने एनिमल से बहुत अच्छा दूध चाहते हैं ना तो हम उनको कॉन्सेंट्रेट खिलाते हैं काफी सारा। उसके बाद आती है हमारी पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है जब हम चिकन की ऐसी वेराइटीज को रेस कर रहे हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, या तो चिकन मिलेगा या फिर अंडे मिलेंगे। तो लेयर्स किसको बुलाते हैं, ब्रॉयलर्स किसको बुलाते हैं। तो ऐसे चिकन जिनसे हमें क्या मिलेंगे, एग्स मिलेंगे, उनको हम लेयर्स बुलाते हैं। ऐसे चिकन जिन्हें हम मीट के लिए पालते हैं उन्हें हम ब्रॉयलर्स बुलाते हैं। तो इसमें भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी होती है। तो इंडिजिनस वैरायटी का नाम है असील और एक्सोटिक जो फॉरेन से आई हुई वैरायटी है उसका नाम है लेग हॉर्न, ठीक है। तो एग और ब्रॉयलर का जो प्रोडक्शन होता है, अब हमारा जो ब्रॉयलर चिकन है इसको हम कैसा खाना देते हैं, विटामिन में रिच खाना देते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना देते हैं क्योंकि हमें उससे क्या बनवाना है, बहुत सारे मीट हमें उससे चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है ब्रॉयलर्स की, उसको हम बहुत ज़्यादा रिच खाना देते हैं जो प्रोटीन में बहुत हाई हो, फैट में बहुत हाई हो। उसके अलावा दो विटामिन का जो लेवल है वो पोल्ट्री फीड में हम बहुत हाई रखते हैं, एक है विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल और दूसरा है विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे क्योंकि मैंने आपको विटामिन का लेक्चर भी करा रखा है। तो ये देखिए ये है हमारी पोल्ट्री फार्म, ठीक है। उसके बाद आता है फिश प्रोडक्शन। तो फिश जो है वो बहुत ही चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन प्राप्त करने का, ठीक है। तो आपके पास फिश में है ना ट्रू फिश भी होती है, सेल फिश भी होती है, प्रॉन्स एंड मोलस्का जिसके अंदर आते हैं। तो फिश को पाने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है हम समुद्र में गए और हमने उन्हें जाके कैप्चर करना शुरू कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपने है ना अपने यहाँ पर पूरा एक फार्म लगाया, फिश फार्मिंग कर रहे हो आप, जैसे नॉर्मल खेती होती है वैसे फिश फार्मर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कल्चर फिशरी बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की फिशिंग होती है, एक होती है कैप्चर फिशिंग, एक होती है कल्चर फिशिंग, ठीक है। उसके बाद आती है मैरीन फिशरीज। तो आपको पता है इंडिया की जो मैरीन कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 7500 किलोमीटर की हमारी मैरीन कोस्ट लाइन है, ठीक है, डीप सीज और बियॉन्ड। उसके अलावा बहुत सारी मैरीन फिश वैरायटी है हमारे पास जिसका नाम क्या है, पॉम्फ्रेट, मैक्रल, ट्यूना, सार्डीन्स, बॉम्बे डक, ये सब कैसी वैरायटी है, मेरीन वैरायटी है, यानी कि जो समुद्र का खारा पानी होता है ये आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ मेरीन फिश वैरायटी जो होती है वो बहुत ही हाई इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करती है, यानी कि जो हमारी फिंड फिशेज है जैसे कि मुलेट्स है, भेटकी है, पर्ल स्पॉट है, सेलफिश है, प्रॉन्स है, ये सब कैसी है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है, यानी कि जब आप इनको मार्केट में बेचते हो ना तो बहुत अच्छा पैसा आप कमाते हो अगर आप फिश फार्मर हो, ठीक है। उसके अलावा जो म्यूसल्स एंड ऑयस्टर होते हैं और सी वीड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे ऑयस्टर्स हैं उनको हम क्यों ग्रो करते हैं, तो उनको हम है ना पर्ल्स, जो आपके मोती होते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल मोती होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, ऑयस्टर से मिलते हैं। और आपको पता है मोती का जो है बहुत ही हाई इकोनॉमिक वैल्यू है अगर आप मोती की खेती करते हैं। आपको पता है मोती की भी खेती होती है, यानी कि लोग बहुत सारे ऑयस्टर्स को उगाते हैं, उनसे उन्हें मोती मिलता है और मोती को वो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है इनलैंड फिशरीज, ठीक है। तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के अंदर यानी कि आपकी जो कैनाल है, पॉन्ड है, रिजर्वॉयर्स है, रिवर्स है, आपकी जो नदियाँ है, तालाब है, उनके अंदर जो फिशेज रह रही है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर है ना सी वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिक्स होते रहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बुलाते हैं, एस्चुरी और लेगून्स बुलाते हैं। यहाँ पर है ना तो पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है ना बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बीच में मिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो फिश कल्चर है ना, कभी कभी आप राइस क्रॉप के साथ भी करते हैं। तो आपको पता है जब हम चावल की खेती करते हैं ना तो बहुत सारा उसको पानी चाहिए होता है। तो लोग क्या करते हैं, उस पानी का यूटिलाइजेशन करने के लिए उसी में है ना फिश के कुछ अंडे डाल देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेम पानी का दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो गया, आपका जो राइस का प्रोडक्शन है वो भी हो गया और आपकी जो फिश है उसका भी प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, फार्मर की ज़्यादा कमाई हो जाती है। उसके बाद हमारी जो डिफरेंट टाइप की फिश होती है, कुछ फिश है आप उनको देखोगे हमेशा वो सरफेस के ऊपर रह रही होती है, यानी कि ऊपर ऊपर तैर रही होती है। तो कटला जो है वो सरफेस फीडर है। हमारी जो रोहू है वो पॉन्ड के बीच बीच में तैर रही होती है और जो मृगाल और कॉमन कार्प है वो बिल्कुल तली पे रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ग्रास कार्प जो क्या करती है, वीड्स को खाती है, यानी कि आपका जो अनवांटेड ग्रासेस होते हैं उनको खाना पसंद करती है, कौन, ग्रास कार्प, ठीक है। अब आपको पता है फिश फार्मिंग के अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है, जैसे जब आप नॉर्मल क्रॉपिंग करते हो, फसल उगाते हो, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छा सीड अगर आपको नहीं मिल पाया तो आपकी फसल भी अच्छी नहीं होगी। वैसे ही है ना फिश फार्मिंग में ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के अंडे ही नहीं मिले तो आपकी फिश भी कहाँ से अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, फिश फार्मिंग के अंदर भी है। तो ये देखो, ये हमारी कल्चर फिशिंग का एक टैंक वो बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे टैंक्स बना रखे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी फिशेस रह रही होती है और यहाँ पर है ना नेट्स लगे होते हैं। तो ये जो फिशेस यहाँ पे रह रही है ना, ये तैर के ऐसे पूरा पूरा समुद्र में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बी कीपिंग। तो अगर आप है ना हनी चाहते हो तो हनी के लिए आप हनी बी का अगर रेयरिंग कर रहे हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एपीकल्चर बुलाते हैं। तो आपका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे आपको है ना बहुत सारा वैक्स भी मिलता है जो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आपकी जो मेकअप इंडस्ट्री है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, आपकी जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं उनको बनाने में आपका जो वैक्स है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम है ना बहुत सारी वेराइटीज़ का इस्तेमाल करते हैं हनी के प्रोडक्शन के लिए। तो एक होती है एपिस सेरिना इंडिका, जो इंडियन बी का साइंटिफिक नेम है, आपको पता होना चाहिए। एपिस डॉर्सेटा जो रॉक बी का साइंटिफिक नेम है और एपिस फ्लोरे जो लिटिल बी का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आती है एक इटालियन बी वैरायटी जिसका नाम है इटालियन बी वैरायटी एपिस मेलिफेरा। तो ये एपिस मेलिफेरा हम इटली से लेकर आए थे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर है ना हनी प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, यानी कि बहुत ही हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी रखती है। उसके अलावा आपका जो हनी है खाने में उसका टेस्ट कैसा रहेगा, वो कितना मीठा रहेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस टाइम जब आपकी मधुमक्खियाँ पल रही थी, बड़ी हो रही थी, उस टाइम उनके पास किस तरीके का नेक्टर प्रेजेंट था, वहाँ पर कितने सारे फ्लावर्स थे, उनकी क्वालिटी क्या थी, उनका पॉलन कलेक्शन कैसा था, ठीक है। तो जितने अच्छी क्वालिटी के फूल वहाँ पर प्रेजेंट थे, जितना अच्छा क्वालिटी का नेक्टर उन्होंने खाया होगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का हनी भी वो बनाते हैं। तो आपको मालूम रखना है कि एपिस मेलिफेरा क्या है, एक इटालियन वैरायटी है जो बहुत ही हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी रखती है। अगर आप हनी बी की रेयरिंग कर रहे हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एपी कल्चर बुलाते हैं। ये देखिए मधुमक्खी के छत्ते का इस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा होता है और इससे आपको बाद में क्या मिलता है, हनी मिलता है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।